नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की अंतिम यात्रा में लाखों लोग सम्मान में सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र बारामती के अंदर इस वक्त महाराष्ट्र की आंखें नम हुई पड़ी हैं और हर कोई अपने अजीत दा को याद करके आंखों में आंसू भरे हुए है। जिस तरह से अजीत दादा की विमान क्रैश हुआ, हजारों सवाल भी खड़े हुए, सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि यह हादसा है या साजिश है। कहा जाता है कि अजीत दा अपने बारामती के अंदर जब आते थे तो अपने लोगों से वैसे मिलते थे जैसे बचपन में एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है। लेकिन बारामती के अंदर लोग अजीत दा के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भारी तादाद में एकत्रित हैं। इस वक्त पार्लियामेंट भी स्थगित कर दिया गया है 1 तारीख तक के लिए। अब 2 फरवरी को खुलेगा, बजट सेशन शुरू होगा। तो देवेंद्र फडणवीस सीएम भी कल आए थे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार के घर। उनकी पत्नी से मुलाकात हुई, शरद पवार से, सुप्रिया सुले से, सबसे मुलाकात हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा कि अजीत दा एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले थे और शरद पवार के साथ दोनों एनसीपी एक होने वाली थी, और अजीत दादा के पास में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। सबूत उनके हाथ लगा हुआ था, कोई बड़ी अहम सबूत था, जो सबूत देश के सामने आ जाने के बाद एक भूचाल सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती देश की राजनीति में। इसलिए भी कहा जा रहा है कि कहीं साजिश तो नहीं हो गई। हालांकि यह एक जांच का विषय है और विमान क्षतिग्रस्त जिस तरह से हुआ वह सवालों की घेरे में भी है और विश्वास किसी को नहीं हो रहा है कि आज अजीत दा हम लोगों के बीच नहीं है। महाराष्ट्र के थे अजीत दादा और महाराष्ट्र की ही राजनीति वह करते थे, लेकिन आज देश के अलग अलग हिस्सों में उनको लेकर के एक शौक लोगों को लगा है कि अजीत दा को कुछ नहीं हुआ, जैसे अभी निकल करके वह आ जाएंगे। ऐसी लोगों की भावना आ रही है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। अजीत दा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक याद अपना छोड़ गए, वह उसे याद कर रहा है आज देश। लेकिन जो चुप्पी होती है ना इसकी, यह बड़ी घातक होती है और बरबोलापन भी बहुत घातक होता है, समझ नहीं आता है। लेकिन अजीत दा की इस दुर्घटना ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को एक सबक और एक चेतावनी दे गई, क्योंकि इस दुर्घटना को कोई सामान्य मानने के लिए तैयार नहीं है। और दुर्भाग्य यह है इस देश का कि अभी तक इस पर जांच के आदेश नहीं हुए हैं और किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी है, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और ना सरकार ने कोई एक्शन। जबकि जांच की मांग की जा रही है, बल्कि ममता बनर्जी के बयान पर कि यह एक साजिश करार दिया और कहा इस पर जांच होनी चाहिए। इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के हैं, उन्हें इस पर जांच के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन वह ममता बनर्जी के बयान पर मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि ओझल राजनीति ममता बनर्जी की सामने आई है। ममता बनर्जी अजीत दा के ऊपर निधन पर राजनीति कर रही हैं। अरे ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल में है,
ममता बनर्जी महाराष्ट्र में थोड़ी है। लेकिन यह कहने के लिए तो देवेंद्र फडणवीस आ गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस यह नहीं कहने के लिए आए कि हाँ हम जांच के आदेश देते हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन शरद पवार का एक बयान आया, वह बयान शरद पवार ने दिया या दिलवाया गया ऐसी घड़ी में जब आंख में आंसू भरे हुए थे और आवाज निकल नहीं रही थी, तो शरद पवार का बयान आता है या दिलवाया जाता है, इसका फैसला तो आप दर्शक कीजिएगा कि राजनीति कोई ना करे इस पर। यह एक हादसा है, बात समझ नहीं आई, गले भी नहीं उतर रही है किसी के यह कि ऐसे वक्त में वह पत्रकार कैसा है कि जो जा करके ऐसे दुख के क्षण में वह कैमरा लेकर के यह पूछने गया कि ममता बनर्जी ऐसा कह रही है, आपका क्या कहना है। यह तो देवेंद्र फडणवीस सरकार को सोचना चाहिए था कि हम आदेश दें कि इस पर जांच बिठाई जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी। हमारे सरकार के डिप्टी सीएम थे अजीत दा। अब इन सारी परिस्थितियों को देख करके अजीत दा के अंतिम विदाई के जो यह हो रही है महाराष्ट्र के बारामती में, लाखों लोग जो उनके अंतिम यात्रा के लिए दर्शन के लिए उतावले से हैं और देखना चाहते हैं, एक झलक उनका पाना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन के बाकी घटक दलों के लिए भी ये एक अलार्म कहते हैं ना, एक संकट है और एक खतरे की घंटी कह सकते हैं। अब ऐसे में गठबंधन कितने दिन रहेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे खासा दुखी तो है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक साथ आकर के महागठबंधन बनाने वाले थे और यह बात भारतीय जनता पार्टी को जम नहीं रही थी, क्योंकि उनकी सत्ता चल रही थी। अब समझना यह जरूरी है कि महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की रहे किसके लिए जरूरी है और कौन किसे इसका फायदा है, लाभ है। यह तय है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब गिरी थी तो अडानी के रहमोकरम पर सरकार गिरी थी। इस बात का खुलासा अजीत पवार ने ही किया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें गौतम अडानी थे, देवेंद्र फडणवीस थे, शरद पवार थे और अजीत पवार थे, एकनाथ शिंदे थे और 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगा था। अब ऐसे में अगर सरकार गिरी तो यानी कि अडानी को जरूरत थी, और जब देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने तो धारावी जो है उनके हाथ में चला गया, अडानी के, जो उद्धव ठाकरे नहीं दे रहे थे। अब बीएमसी किसे चाहिए? बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है, हर हाल में बनाना चाहती है, एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों को लेकर के, और एकनाथ शिंदे शिवसेना का बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चेतावनी दे रही है कि आपकी पार्टी हम खत्म कर देंगे। उनका समर्थन चाहिए, अगर नहीं देंगे तो पार्टी खत्म कर देगी। यह तानाशाही नहीं है तो क्या है, यह घमंड नहीं है तो क्या है, आप दर्शक ही सोचिए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिया महाराष्ट्र बीएमसी से, और रद्द करा करके उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते खोल दिए और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को बंद कर दिया। अब महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना मेयर बना पाएगी, लेकिन वह भी अब 31 तारीख के बाद फरवरी महीने में पता चलेगा, वो तो टाला जा रहा है उसको। लेकिन यही अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आया होता या एकनाथ शिंदे तैयार हो गए होते तो अभी तक मेयर बन गया होता। लेकिन विपक्ष क्या न बन जाए, इसके लिए अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो राजनीति के लिए कुछ भी किया जा रहा है। अब ऐसे में जब अजीत दा नहीं है अब,
और एकनाथ शिंदे है, तो क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक जाएंगे? या जैसा एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2.5 साल का सीएम की कुर्सी होगी, या जैसा अजीत दा के साथ वह अलग गठबंधन बनाना चाहते थे, तो अजीत दा अपने घर वापसी करना चाहते थे शरद पवार के साथ, दोनों एनसीपी एक होने वाली थी, कहा जा रहा है कि मार्च महीने में दोनों एक हो जाते। ऐसे में दोनों एनसीपी का क्या होगा मैं नहीं जानता। अब तो यह दुख की घड़ी, जब सब कुछ से छुट्टी मिल जाएगी तो दोनों एनसीपी का रुख क्या होता है और किस करवट जाते हैं, या उस वक्त की बात है, उस वक्त देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त क्या एकनाथ शिंदे वह घर वापसी के लिए तैयार है, चले जाएंगे? अगर एकनाथ शिंदे चले जाते हैं तो फडणवीस सरकार संकट में आ जाएगी, और अजीत दा रहे होते तो 100 विधायकों के साथ एनडीए गठबंधन टूट रहा था। अब अजीत दा के लोग कुछ बिक जाएंगे या क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर एकनाथ शिंदे छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नहीं 10-15 विधायकों की जरूरत है। तो क्या हुआ 10-15 विधायक एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी से तोड़ लेगी भाजपा, या लोग टूट करके चले जाएंगे? तब तो सरकार बच जाएगी, और नहीं गए तो सरकार नहीं बचेगी, सरकार गिर जाएगी। अब यह तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, अब यही दोनों बचे हैं, और एक चिराग पासवान है, तो चिराग पासवान यह जुर्रत और हिम्मत तो नहीं दिखाएंगे। इस घटना के बाद में उनकी तो सांसें फूल गई होंगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, यह दो लोग हैं जो इस सरकार से अब कई टक्कर ले सकते हैं। यही दो बच रहे हैं। क्या यह जुर्रत दिखाएंगे, या एकनाथ शिंदे ठीक है महाराष्ट्र सरकार न जाए, हमारे पास 7 सांसद है और 7 सांसदों की ताकत मैं दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर करने के लिए, यह हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या अब यह सोचेंगे कि देश हित के लिए हम काम करें, नफरत की राजनीति छोड़ करके पहले देश के लोकतंत्र को बचाने का कोशिश करें? यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे से इतनी ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकता कोई। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है, मौके की तलाश में रहते हैं, तो वह क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ अल्टीमेटम अब नरेंद्र मोदी को दिक्कतों में डालने वाला है, क्योंकि 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 तारीख को संडे है और बजट 1 तारीख को पेश होता है, तो चूंकि संडे पढ़ने के बाद पहली बार 2 फरवरी को बजट पेश होगा, तो 1 फरवरी को अल्टीमेटम दिया हुआ खत्म हो जाएगा और 2 फरवरी को पार्लियामेंट शुरू होगा और बजट सेशन चालू होगा। इसी बजट सेशन में चंद्रबाबू नायडू ने 1,50,000 करोड़ रुपए का मोदी सरकार से डिमांड किया है कि अगर आपने हमें नहीं दिया बजट में तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो यह उनके लिए भी एक परीक्षा होगी। लेकिन नीतीश कुमार भी बड़ी अहम रोल अदा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर के या साधु संतों को लेकर के जो चीजें हुई है उससे नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी के पहले ही नीतीश कुमार बिहार में मिशन 122 और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने पर काम कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ने अपनी तैयारियां की है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू तो वादा खिलाफी के खिलाफ है कि मोदी सरकार ने 10 साल से आंध्र प्रदेश के साथ वादा खिलाफी किया। वैसे मोदी ने देश में कोई राज्य नहीं बचा जिसके खिलाफ वादा खिलाफी न किया हो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक अहम रोल में है, जो नानी फैक्टर कहा जाता है नायडू और नीतीश का। अब यह दोनों इस सरकार के होश उड़ाएंगे या क्या करेंगे, यह 2 फरवरी के बाद पता चल जाएगा बजट सेशन में। लेकिन नीतीश कुमार को इस बजट से लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में अपनी सत्ता को एक
कंफर्टेबल सरकार चलाने के लिए अग्रसित है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार उनको एग्जिट करने की तैयारी करती है, स्लीपर सेलों को लगाती है, तो इसलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू के प्रोजेक्ट देर से चल रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार से बजट नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, एलाट कर रहे हैं लेकिन पैसे जा नहीं रहे, इसको लेकर के नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चंद्रबाबू नायडू का आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव हार जाएगी। और उन्होंने अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री दे दी है और वह चाहते हैं कि वक्त पूरा होने के पहले, 5 साल पूरा होने के पहले बेटे को सीएम बना दे और उसी के नेतृत्व में दूसरा चुनाव लड़ा जाए। तो इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। लेकिन मान मनोबल का जो दौर था, जो भारतीय जनता पार्टी मान मनोबल कर रही थी चंद्रबाबू नायडू को, वह अब मानने को तैयार नहीं है और इस सरकार के लिए संकटें बढ़ रही हैं। हालांकि अजीत दा के साथ जो घटना घटी और जिस हालात में विमान क्रैश हुआ, कई लोगों के साथ ऐसा इस सरकार में हो गया, लेकिन जांच का कोई रिजल्ट इस देश के सामने नहीं आया, जो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है। और हर विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के मोदी सरकार के इस वक्त खिलाफ हो गई है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।